दोस्तों मेरा नाम है सचिन प्रताप और आज हम करने वाले हैं सोशलॉजी की यूनिट नंबर 10। और यूनिट नंबर 10 का जैसा कि आप जानते हैं सोशलॉजी पेपर टू यूनिट नंबर 10। तो पेपर 2 है हमारा इंडियन सोशलॉजी। पेपर 2 हमारा बात करता है इंडियन सोशलॉजी और यूनिट नंबर 10 है जिसका नाम है कि बताइए नाम क्या है उसका। रूरल एंड एग्रेरियन। रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ओके, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है भाई रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया का? इसका मतलब होता है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया मेनली एक रूरल कंट्री अभी भी है और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट ये और भी ज़्यादा रूरल था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में लीव करती थी। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है बेसिकली यहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। तो आपके मन में कभी भी जब रूरल एरिया के बारे में बात आती है तो क्या आता है? गेस करिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे ये लोग, किस चीज़ की बात कर रहे होंगे। याद करिए, अपने GS2 से याद कर सकते हैं। ओके, या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन लोगों ने कर रखी होगी वहाँ से याद कर सकते हैं क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, हाँ सबसे पहले बात आती है हाँ प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट सबसे पहले आता है। ठीक है, अब इसी में ही एक और चीज़ आता है प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, हमारा क्या आता है बताइए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, आपको ये अगर अजीब अजीब सा लग रहा होगा, उन लोगों को नहीं लग रहा होगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट हमारे 1950s में चालू हुए थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसी टाइम में स्टार्ट हुए थे। प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 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 प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एक और चीज़ आ जाएगा आपका, वो है कोऑपरेटिव्स। ओके, कोऑपरेटिव्स जैसे कि आपने अमूल का नाम जानते होंगे, उस समय वाइट रिवॉल्यूशन होता है, ऐसे ही अलग अलग कोऑपरेटिव्स और हुए थे। ओके, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया हमारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑपरेटिव्स और एक और चीज़ हुई थी उस समय इम्पोर्टेंट, वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। क्या था वो? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये हो गया प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा भी और भी कुछ काम हुए थे हमारे यहाँ रूरल एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया में। बताइए और क्या काम हुए थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन सोशल चेंज। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भी सोशल चेंज हुआ है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन और सोशल चेंज और क्या चेंज हुआ? और हमारा चेंज हुआ है जी चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में ही मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है। ओके, चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, मोड ऑफ प्रोडक्शन। और कभी भी हमारे विलेज एरिया की बात आती है तो एक और चीज़ है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर एंड अगर प्रॉब्लम हो गई, क्या क्या प्रॉब्लम होती है मेनली उनकी? बॉन्डेज जिसको बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, बॉन्डेज एंड माइग्रेशन, एक माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग तो अभी क्या कहते हैं शहर में रहते हैं, हमें पता नहीं है ये माइग्रेशन होता क्या है। हम ज़्यादातर अपने मम्मी पापा के आसपास ही रहते हैं, लेकिन बेचारे जो रूरल लेबर है ना उनको काम की तलाश में शहर अपने गांव से बहुत दूर आना पड़ता है, वहाँ पे नए लोग, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं जिसका नाम है रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओके
प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑपरेटिव्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड सोशल चेंज एंड चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, प्रोग्राम ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज एंड माइग्रेशन। ओके, तो रेडी हो जाइए इस अद्भुत सफ़र के लिए। ओके ओके, तो सबसे पहले आता है प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 1950s। हुआ क्या था रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, क्यों, वाई नीड। सबसे पहले हमारा जो, जब भी हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए हमारे मन में, वाई नीड प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आना चाहिए हाउ, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ गई हाउ, कैसे कैसे किया रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ठीक है, हाउ में कैसे किया, उसके हाउ में ही इसके आ जाएंगे फिर चैलेंजेस क्या थे इसमें। ओके, चैलेंजेस और सॉल्यूशन, या आप अगर सॉल्यूशन देना चाहो, वे फॉरवर्ड करना चाहो, तो वे फॉरवर्ड क्या है उसका। ओके ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये होता क्या है हमारा प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वाई नीड, तो हुआ क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो कुछ भी चीज़ का वाई देखना हो ना, तो यूँ देखो उस समय सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, एंड उस समय हमारे यहाँ ना पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉवर्टी क्यों ज़्यादा थी, सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा थे, तो इसलिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। दूसरा, इंडिया मैक्सिमम पॉपुलेशन नियरली 80%, डाटा इसी के अराउंड है, आप एक और बार कंफर्म कर लेना, 80% वर लिव इन विलेज, और विलेज में रहती थी, और उधर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, है ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। डिस्क्रिमिनेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि कास्ट बेस जो हमने जनरेट किया था, एक होता था जो अंग्रेजों ने यहाँ पे कुछ चीज़ जनरेट करी थी, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ज़मींदारी प्रथा, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू और ज़मींदारी, उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिनकी ज़मीन थी उनको अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ रहा था। ओके, काफ़ी लोग बेचारे मनी लेंडर के ट्रैप में आ गए थे, ठीक है। तो मनी लेंडर का ट्रैप हो गया, ज़मीन से बेदखल हो गया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बहुत ज़्यादा आबादी विलेज में रहती थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई इन लोगों का रूरल का डेवलप करो, तो हमारी 80% पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, और इस तरह से ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और चीज़, ये जो शुरुआती जो प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट था ना, ये सोचते थे ट्रिकल डाउन अप्रोच पे, ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन अप्रोच। ओके, ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होती है, ये सोचते थे हम ऊपर से विकास करते हैं तो वो नीचे तक लोगों को समृद्ध खुद अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। इसका इम्पोर्टेंस अभी बाद में पता चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्यों हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हाउ, हाउ हैपन, मतलब कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, हाउ को हम डिस्कस करेंगे। आप देखो, ठीक है, कई सारे लैंड रिफॉर्म लाई गवर्नमेंट, कई सारे रिफॉर्म है ना, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स में हो गया हमारा जैसे कि भूदान ग्रामदान मूवमेंट, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। उसके बाद लैंड रिफॉर्म के बाद क्या करा, 5 year plans लाई गवर्नमेंट। ओके, स्पेशली फर्स्ट 5 year plan was especially focus on agriculture sector. Okay, increase production, self sufficient food production. Okay, then green revolution, these are all mainly for the farmer and land related. Okay, ये तो इस एरिया में कर लिया। आप देखो जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना, वह नीड, उन्हीं से रिलेटेड इसको लिंक करो कि हर एक एरिया में कैसे काम किया, ठीक है। फार्मर से रिलेटेड हो गया। अब ठीक है, ये कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्या किया उन्होंने, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लाए, ठीक है,
लीडरशिप जनरेट करी ग्राउंड लेवल पे, मतलब खुद की पॉलिसी खुद ही बना सकते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूट की मदद से, अपने इलाके का विकास अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, नो मिडल मैन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, भूधन ग्रामधन, 5 ईयर प्लान, ये सब किया। ओके, तो ये सब हुए प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा अलग अलग प्रोग्राम थे, जैसे कि आपका याद करोगे हिस्ट्री में, पीडीएस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क, ठीक है, फूड फॉर वर्क, और एजुकेशन को सुधारने के लिए भी काम किया गया था, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, तो हर एरिया में काम किया गया था, जहाँ पे भी आपको लगे काम किया गया था स्पेशली उस टाइम में, तो आप वो उसको मेंशन कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस थे। अब चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस या नेगेटिव्स कह लो, वो ये था सबसे बड़ा, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ट्रिकल डाउन अप्रोच थी। मतलब गवर्नमेंट ऊपर से प्लान करती थी और सोचती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो बेनिफिट होगा वो अपने आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये एक चैलेंजेस था। और चैलेंजेस क्या थे, और चैलेंजेस था इसमें, जैसे पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो बाद में आया था। ओके, उससे पहले क्या था, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ब्लॉक ऑफिसर ये बनाते थे पॉलिसी डेवलपमेंट की, और कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल नहीं, ये अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसको वो बनाते थे, तो ग्राउंड रियलिटी नहीं होती थी उनके इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तीसरा जो चैलेंज हो जाएगा कि कॉलोनियल कॉलोनियल माइंडसेट था। ठीक है, कॉलोनियल माइंडसेट इन द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स या यू कैन से ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। चौथा, आप पॉलिटिकल विल भी लिख सकते हो, पॉलिटिकल विल, कंप्लीट पॉलिटिकल विल नहीं थी, वरना होता तो इम्प्लीमेंट होता। पांचवा, रीजनल डिस्पैरिटीज़, कुछ एरिया में तो सक्सेसफुल रहे कुछ नहीं। जैसे कि आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ही आपको कुछ एरिया में तो, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, हाँ, इंडिया में यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हुआ, वेस्ट बंगाल एंड केरल में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी नाइस। ठीक है, एंड इस एरिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया में क्या हुआ था, इस एरिया में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, साइंटिफिक प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। लेकिन इधर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ इन दोनों एरिया में। ओके, और उसके अलावा ठीक है, तो मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट्स में आता था और सारी राज्य सरकारों ने फुल से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और ये हरियाणा की एक और बात कर लें, हरियाणा में चकबंदी हुई थी। चकबंदी मतलब लैंड चकबंदी। ओके, लैंड कंसोलिडेशन, रिकंसोलिडेशन मतलब आदमियों की लैंड पहले इधर इधर बिखरी रहती थी, इन्होंने एक आदमी की लैंड एक साथ कर दी, एक ही जगह पर इकट्ठा। पहले सभी लोगों की लैंड ली सरकार ने अपने कब्जे में, और फिर उनको उनकी जितनी लैंड थी उतनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी एक साथ एक साथ। तो इससे इससे एक आदमी को पहले यहाँ पे खेती करने, फिर यहाँ पे खेती करने, अलग अलग जगह जाना पड़ता था। अब वो एक ही जगह अपनी खेत पर खेती कर सकता था। ओके, ठीक है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कुछ फ़ायदे हुए, लेकिन पूरे यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई, कुछ एरिया में फ़ायदा, कुछ एरिया में नुकसान। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज हो गई। ओके, रीजनल डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल कॉलोनियल माइंडसेट, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बाद में इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस थे इसमें। ठीक है, चैलेंजेस। अब वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हो आप इसके, कि क्या नाम है इसका, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट का वे फॉरवर्ड आप बता सकते हो जो भी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है। जैसे कि अभी भी हमारी खाप पंचायत होती हैं कई जगह पर, वहाँ पे they generally do discrimination on the basis of caste, they don't allow fully freedom for the okay, and okay, हाफ जो लैंड रिफॉर्म हुए थे वो पार्शली हुए थे, कंप्लीट नहीं हुए थे पूरे इंडिया में एक साथ। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में वे फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, और क्या कर सकते हो, लैंड रिफॉर्म, खाप पंचायत, तो ऐसे ही आप इसके एक दो और वे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये था प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है,
दोस्तों इसमें कुछ घोच पोच सा हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा स्लो करके भी समझ सकते हैं। ओके, एक्चुअली क्या है ना, जब मैं छोटे पेन से बारीक से लिखता हूँ तो मुझे तो दिखता है, फिर शायद वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको थिक थिक पेन से लिखता हूँ। लेकिन आफ्टर राइटिंग थिक पेन होता क्या है, ये बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लिख पाता है। ओके, तो उस वजह से आपको देखने में थोड़ा वो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कॉप अप हो जाएगा। अब आते हैं हमारा अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब ये क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस था, आप डेफिनेटली यही क्वेश्चन होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्जांपल देता हूँ, होते क्या है, इसकी क्या अप्रोच होती है ना, सबसे पहले अप्रोच देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देखोगे, जैसे कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और बताओ, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ये सब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी के ही अंदर आते हैं बेसिकली, प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, और कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप सोचो, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, और कोऑपरेटिव फॉर्मेशन, वो भी तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोऑपरेटिव फॉर्मेशन। तो ऐसे करके ये हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन रिवोल्यूशन, ट्राइबल एरिया, कोऑपरेटिव फॉर्मेशन। ओके, मेनली ये इसी के ही जैसा है, प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अप्रोचेज हो गया, हाउ एक्चुअली गवर्नमेंट ने सोचा था कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट डिड ए मिस इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली उस समय क्या हुआ था, जल्दी बात, गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इंडिया के लोग गाँव में बसते हैं, गाँव में लोगों के बीच होती है, क्या होती है, सोलिडेरिटी। देन दे थॉट टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ द विलेज और एरिया, लोकल एरिया, प्लस सोशल रिसोर्स, सोशल या पीपल रिसोर्स है ना, सोशल रिसोर्सेस टू दियर टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन कराया कि भाई सॉलिडेरिटी होती है गांव के लोगों में, मतलब इंडिया के लोगों में, तो वो अगर ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें इस सॉलिडेरिटी को कैपिटलाइज कर लें, इसका यूज करें गांव के लोगों की सॉलिडेरिटी के लिए, कि उसके फिजिकल रिसोर्स के साथ वो वहाँ का डेवलपमेंट करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए। तो ऐसा सोच के ये प्लान किया, ठीक है, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑपरेटिव्स। लेकिन हुआ क्या था, गवर्नमेंट की ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस हो गई, और मिस क्या हो गई कि भाई सॉलिडेरिटी तो थी, बट उतनी सॉलिडेरिटी नहीं थी गांव के लोगों में कि वो अपने रिसोर्स का मतलब सभी के फ़ायदे के लिए यूज करें, समझ रहे हो ना। तो हुआ क्या था कि ये सोच के करा, लेकिन बाद में एंड में बीच बीच में क्या हुआ कि भाई एक तो रिसोर्स की कमी पड़ गई, रिसोर्सेस मतलब मनी, आप समझ लो, मनी की कमी पड़ गई, तो उसको उसको निपटाने के लिए, उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने किया एक सर्विस एरिया स्कीम, सर्विस एरिया स्कीम वो लॉन्च करी, है ना। अब सर्विस एरिया स्कीम क्या होती है, सर्विस एरिया स्कीम होती है कि भाई सभी विलेजों में उसके आसपास एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिले, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी सर्विस। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज क्या होंगी, जैसे कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और मशीन्स और एग्री लोन, एग्रीकल्चरल लोन और एग्रीकल्चर एजुकेशन, मतलब सब चीज़ फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गवर्नमेंट ने अंडर दिस सर्विस एरिया स्कीम, सो दैट कम्युनिटी डेवलपमेंट, पूरे गांव का डेवलपमेंट हो सके। ओके, बट इन द एंड इट वाज नॉट एज मच सक्सेसफुल, ऑल्दो इट गिव सम रिजल्ट, बिकॉज हम कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ तो रिजल्ट हमें मिलता ही है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इंडिया ड्रास्टिकली विलेज विल बी इम्प्रूव, है ना, वो नहीं हुआ। और हुआ तो वो बस कुछ कुछ
किसानों को फ़ायदा मिला, है ना, कुछ किसानों को, जैसे कि मिडलमैन और बिग फार्मर। ओके, मिडलमैन एंड बिग फार्मर, बेचारे जो हमारे 80% फार्मर थे वो तो बेचारे 80 क्या 90% फार्मर जो मिडल एंड लोअर फार्मर थे, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम लैंड था, उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन द एंड दीज आर नॉट एज मच फ्रूटफुल, बट इट गिव ए होप। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या रहे ये आप मुझे बताओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा। फ़ायदा फ़ायदा मतलब बेनिफिट भी लिख लेना है। ओके, सबसे पहले इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो गया भाई, फूड सिक्योरिटी। ओके, फूड सिक्योरिटी हुई। दूसरा, एग्री इनकम इंक्रीज हुई लोगों की। हाल तो सभी की नहीं हुई, कुछ की बहुत ज़्यादा, कुछ की उतनी ही रही। ये कुछ की ज़्यादा कुछ की कम क्यों रही, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इनके बीच डिस्पैरिटी होगी। रिच फार्मर जो अफोर्ड कर सकते थे कैपिटल मशीन फार्मर को, उनकी इंक्रीज होगी। जो बेचारे लोअर फार्मर थे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, उनकी उतनी ही रही। तो बेसिकली इनके बीच का गैप बढ़ गया। ओके, तो फूड सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज हो गया। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर, जैसे कि मशीन वगैरह, है ना, बुलॉक, ये बैलगाड़ी वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर, दीज थिंग्स। ओके, और क्या फ़ायदा हुआ, और साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड हाँ, ये कुछ फ़ायदे हुए मेन। ओके ओके, मोबिलिटी लिख देना, विलेज में मोबिलिटी इंक्रीज हुई फार्मर की, है ना, लोअर से हायर रंग में। ओके ओके दोस्तों, अब ये हमारा प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव दोस्तों, कोऑपरेटिव मूवमेंट तो वैसे बहुत आज़ादी के पहले से ही हमारे देश में था, है ना, आज़ादी के पहले से ही, सॉरी, आज़ादी के पहले से ही हमारे देश में था कोऑपरेटिव मूवमेंट। जैसे कि 1920 में ना एक महाराष्ट्र में बनी थी कोऑपरेटिव। किस चीज़ के लिए ये बनी थी, आपको ऋण देने के लिए, है ना, कोऑपरेटिव फॉर गिविंग द लोन। ओके, अच्छा, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कोऑपरेटिव होता क्या है। बेसिकली कोऑपरेटिव होता है लोगों का कोऑपरेशन एसोसिएशन, है ना, मतलब कई सारे लोग, यूनिफॉर्म पीपल कम टुगेदर टू कलेक्ट दियर रिसोर्स, सो दैट किसी एक को ज़रूरत है तो उसको रिसोर्स दे देंगे, और उसके ज़रूरत के टाइम में बाद में ये उसको धीरे धीरे करके लौटा देगा। तो नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर टू टू मैक्सिमाइज दियर रिसोर्स एंड पावर। ओके, कोऑपरेटिव कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स के फीचर्स भी होते हैं, ना, जैसे कि ये डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पीपल जो चुनेंगे डेमोक्रेटिक। ओके, नो एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, लोग आपस में ही डिसाइड करते हैं, ऑटोनॉमी होती है। ओके, एंड फ्री होती है। ओके, फ्री होती है मतलब पीपल आर फ्री टू ज्वाइन एंड लीव एट एनी टाइम, एंड देयर इज नो कोअर्जन। ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती उनके साथ। ओके, इसके साथ एक दो फीचर और होते हैं, वो आप देख लेना। तो कोऑपरेटिव हो गया, तो 1920 में ही हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बन गई थी। उसके बाद कोऑपरेटिव एक्ट हमारे उसमें भी है, ये वर्ड क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट कहाँ पर आता है, ठीक है। ओके, कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। और उसके बाद तो हमारे यहाँ वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, तब तो इसकी वैल्यू और बढ़ गई। वाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीज कुरियन, अमूल, बेसिकली हमारे गुजरात खेड़ा वहाँ के किसानों को ना दूध में बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे किसानों की आमदनी तो बढ़ी ही, लोगों की क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी भी हुई, लोगों को दूध भी मिलना चालू हुआ, और एक साइंटिफिक वे का यूज हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी पावर थी, इट इज़ नॉट अंडर, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, लोगों ने खुद ने मिल के एकजुट होकर इसको बनाया था। ओके, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट रहा था। इसके सक्सेस के बाद डेयरी बोर्ड भी बना, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुई अलग अलग स्टेट्स में, और दूध के अलावा अलग अलग सेक्टर में भी इसको बनाने की कोशिश हुई थी, ठीक है। तो इसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। रिसेंटली एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी बनाई है, आई थिंक अमित शाह जी अभी उसके हेड हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के। बाकी 2011 में भी एक एक्ट और आया था, कोऑपरेटिव एक्ट्स करके कुछ, एक बार देख लेना क्या एक्ट आया था, ठीक है। ओके,
लेकिन अब ये तो हमने स्टार्टिंग और फ़ायदे ये देख लिए, इसके कुछ ना ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स यानी कि नुकसान या यूँ कहने लकूने हैं ना, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक क्या था भाई, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, ऐसा एज्यूम किया गया था ये डेमोक्रेटिक होगी, बट अब क्या होती है ज़्यादातर कुछ पॉलिटिकली कंट्रोल होती हैं ना, पॉलिटिकली कंट्रोल मतलब इसके जो पीपल होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। ओके, सेकंड थिंग होता है इसकी लिमिटेड मेंबरशिप होती है। ओके, मतलब यूँ नहीं कि हर कोई फ्रीली आया और ज्वाइन कर लिया, अपना विकास कर लिया। उसमें मतलब पहले होता था लोगों का आपस में रिसोर्स इकट्ठा करना, एक फिलंथ्रोपिक टाइप का, मतलब लोगों कम्युनिटी फीलिंग होती थी, ठीक है, कम्युनिटी फीलिंग। लेकिन अब क्या होती है, सेल्फिशनेस इंक्रीज होती जाती है। सेल्फिशनेस मतलब जो पीपल हैं इसमें बड़े लोग हैं वो डिसीजन ऐसे लेते हैं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, और यस, तो ये इसके ड्रॉबैक हैं, इसको दूर करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए जो कि बन भी रहे हैं। ओके, अगला आता है हमारा पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ओहो, पोवर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग दुखती रग है पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो पोवर्टी एलिवेशन का सबसे पहले हमारा कभी भी कुछ भी आएगा ना तो ये होना चाहिए भाई 1947 में क्या था हमारा और अब क्या है ना, टुडे। तो 1947 में इंडिया की पॉवर्टी नियरली 55% थी, 55% पीपल लोग इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन थे। और अब आप इसका सच्ची डाटा देखना, मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे मन में 3-4 डाटा घूम रहे हैं। सच्चर कमेटी या पता नहीं कौन सी 2011 सेंसस भी घूम रहा है। ओके, और आफ्टर कोरोना और बिगड़ गया, तो आप एक कोई सा डाटा यूज करके आपका भी देख लेना कि कितना डिफरेंस हुआ है। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में क्या क्या थे, अरे देखो जो गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम है ना आप उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, और प्रधानमंत्री, ये पहले पिछले वाले जरूर लिखना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना। ओके, ग्रामीण सड़क योजना टू प्रोवाइड रोड कनेक्टिविटी, टू प्रोवाइड हाउसिंग, और उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर है ना, फॉर गैस सिलेंडर। अब ये तो हो गया, हमने उनको वो दे दिया। अब उनको सशक्तिकरण करने के लिए भी स्किल इंडिया है ना, मतलब उस टाइम में कौशल विकास योजना, कौशल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू प्रोवाइड द स्किल्स। ओके, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। मोस्ट फेमस मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, फूड फॉर वर्क। ओके, आपको इतनी ज़्यादा पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 को अच्छे से लिखना, थोड़ा एक्सप्लेन मतलब एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन अकेला ना, आपका एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, या मतलब आ भी सकता है बट मोस्टली ऐसी चीज़ आती है इंटर रिलेटेड, कुछ पॉइंट इसके यूज होंगे, कुछ पॉइंट हमारे जैसे पेपर में आता है मान लो, तो कुछ चीज़ तो इसकी यूज होंगी, कुछ इसकी यूज होंगी कोऑपरेटिव्स की, कुछ इसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट, कुछ इसकी, तो सबका यूज करके हम एक आंसर बनता है। ओके ओके, तो अब आते हैं अगले उस पर, प्रॉब्लम ऑफ नहीं, उससे पहले ही आते हैं चेंजिंग मोड इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर के चेंजिंग मोड, तो क्या चेंज हुए थे, ठीक है। आप सोचो, पहले एक बार सोचो कि क्या क्या चेंज हुए होंगे। तो देखो, आज़ादी नहीं, ब्रिटिशर्स, प्री कॉलोनियल टाइम, प्री कॉलोनियल टाइम इट वाज सेमी फ्यूडल। ओके, सेमी फ्यूडल। ओके, और हाँ सेमी फ्यूडल, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इट वाज सेमी फ्यूडल, मतलब लैंड वाज क्या कहते हैं, लैंड ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी। और इसमें कुछ लोग थे जो बेचारे जो एग्रीकल्चर वर्कर थे, है ना, और कुछ लोग थे जिनके नाम की ज़मीन ही रहती थी। तो एक तरीके से ज़मीन बस इनके साथ रहती थी, ये बेचारे उस पर बस काम करते थे। तो ज़मीन, लैंड कैन नॉट ट्रांसफ़र टू दीज, है ना, दीज पीपल। सो इस तरीके मतलब दो टाइप की सोसाइटी थी। तो एक तरीके से जैसे यूरोप में मॉडल था, है ना, फ्यूडलिस्टिक टाइप, तो वैसा ही था। अब सेमी क्यों है, क्योंकि ये पूरा वैसा नहीं था, यूरोप में ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था कि भाई ये लोग इसमें लैंड नहीं ले सकते। ओके, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड और मार्केट, दे ब्रिंग मार्केट। अब मार्केट किस चीज़ के लिए, लैंड को भी मार्केट में ले आए कि बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी मार्केट में ले आए। पहले जो प्रोडक्शन होता था वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता था, सेल्फ कंजप्शन। अब कैसे होने लगा, अब होने लगा भाई मार्केट बेस्ड कंजप्शन है। ओके, मार्केट बेस्ड कंजप्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और अब
अब मनी इकोनॉमी आ गई, ठीक है। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो हमारे यहाँ पर मनी इकोनॉमी आ गई। और उससे पहले क्या थी? उससे पहले थी जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम। अब जजमानी सिस्टम क्या होता है? आई होप आपको पता हो। नहीं पता हो तो गांव में ना, पहले जैसे अभी भी कई गांव में होता है, इवन हमारे यहाँ गांव में भी होता है। जैसे एक प्रॉपर पीपल होते हैं जिनको नाई कहते हैं। नाई, दे जनरली कट द हेयर ऑफ पीपल, प्रोवाइड सर्विस ऑफ हेयर कटिंग। ओके, हेयर कटिंग। अब ये क्या करते हैं? ये हेयर कटिंग पूरे गांव में जो भी लोग हैं, जो भी मतलब इनके साथ वो बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि ये लोग बोलते हैं हम आपके बाल काट दे करेंगे और साल में आप एक बार हमको नाच दे करना, जैसे कि 1 बोरी 2 बोरी, फैमिली के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये होते थे जजमान जो कि सर्विस लेते थे, और ये होते थे कामीन जो कि सर्विस देते थे। ठीक है, तो पहले ये सिस्टम था, पहले मनी का रोल नहीं था। अब जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मनी सिस्टम ले आया कि भाई कुछ भी सर्विस के बदले एक्सचेंज मनी ही होगी, है ना। मतलब मनी से काम होगा। तो अब तो ये कभी भी जा सकता है किसी भी, सिर्फ इसके पास फिक्स नहीं था, है ना। अब इसके बाद 10 नाई के ऑप्शन आ गए, उनके पास जा सकता है नाई, मतलब बार्बर। एंड किसी से भी बाल कटवा सकता है और उनको रुपये दे सकता है। अब गेहूं देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मनी इकोनॉमी आए, तो पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम था इंडिया का, यूनिक, काफ़ी अच्छा था। वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। ओके, तो ये सब चेंज हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे ले आए थे। चेंजिंग मोड ऑफ, अच्छा ये तो चेंज हुआ था। अब मोड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में क्या चेंज हो गया? तो बस यही चेंज था एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहले लैंड रिलेशन कैसे था मैंने आपको बता दिया, सेमी फ्यूडलिस्टिक, बाद में मार्केट बेस हो गया। बस यही चेंज था। अब इसके, हाँ ये तो चेंज था। अब इसके कुछ नुकसान लिखना है ना, नुकसान या नेगेटिव्स लिखना। आई होप आप लिख सकते हो इतना, और सोचो मन में डाल के, एटलीस्ट दो दो तो सोच ही लो यार, है ना। दो मैं बता देता हूँ, दो आप सोच लेना। नुकसान ही हो गया भाई, एक तो पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, रीजन बिंग मोस्ट ऑफ द पीपल केम इन दिस फील्ड। और बताओ? और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनका फोकस होता था रेवेन्यू जनरेशन पे। रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का, प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज एंड माइग्रेशन। आप खुद सोचो रूरल लेबर की क्या प्रॉब्लम होगी आज के टाइम में। देखो जब वो रिफॉर्म आए थे ना, हम तब से शुरुआत करते हैं ज़्यादातर इस यूनिट में। ये 1947 से रिफॉर्म जब आए थे, तो उससे पहले क्या होता था? रूरल लेबर ना बेचारा अपने मालिक की ज़मीन पे काम करता था। तो ये हो गया टीनेट, ये हो गया लैंडलॉर्ड। ओके, ये इसकी ज़मीन पे काम करता था। साल के एंड में जैसे मान लो टोटल 100 किलो फसल हुई है, तो मालिक ले लेता था 60 किलो, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 70 किलो, ये ले लेता था 30 किलो। ज़मीन थी मालिक की, है ना, और काम करता था ये। तो ऐसा कुछ था, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर क्या हुआ? जैसे ही लैंड रिफॉर्म वगैरह आए, तो कि भाई इन्होंने मालिकों ने कि डर से लैंड रिफॉर्म हुए एक तो, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और लैंड रिफॉर्म हुआ उससे इनको डर लगा कि यार ये कहीं ज़मीन इनके नाम ना हो जाए, है ना। तो इन्होंने क्या करा, भाई तुम जाओ, ये खेती हम खुद कर लेंगे, ये इतने रुपए में, क्योंकि इनके पास तो रुपए भी थे, तो ये ट्रैक्टर वैक्टर मशीन वशीन ले आए, बाहर से लेबर हायर करा दूसरे स्टेट से, ये खुद खेती करने लगे। फ़ायदा 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 होने लगा ग्रीन रिवॉल्यूशन और इससे। और ये बेचारे इनकी ज़मीन से जो आमदनी का सोर्स था वो छूट गया। तो रूरल लेबर को फिर क्या करना पड़ा, और बेचारे सड़क पे आ गए, कुछ नहीं करने को मिला इनको। फिर इनको शहर में जाके मजदूर बन के रहना पड़ा। आपने उस ज़माने की पिक्चर भी देखी होंगी, मजदूर जब वो लोग मुंबई वगैरह जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ कितना भेदभाव होता है, मारपीट होती है ना, मजदूर माइग्रेटरी पीपल के साथ इवन अभी भी होती है। तो ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी रूरल लेबर्स की, है ना। एक तो ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स दे अपनी ज़मीन से जुदा हो गए, है ना। फिर अब उनको कई बार क्या, ज़मीन से जुदा हो गए तो आमदनी का सोर्स चला गया। अब घर में कई बार विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, तो उस समय क्या होता है, इनके पास कुछ होता नहीं था। तो अपनी गाय भैंस बिक्री, अपने मनी लेंडर के पास गिरवी रख कर ये रुपए लाते थे, ठीक है। रुपए लाते थे, तो कई बार रुपए नहीं लौटा पाते, तो इस वजह से खुद को या अपने बच्चों को इनके पास बॉन्डेज एज ए गिरवी रख देते थे। किसके पास? मनी लेंडर के पास, सूदखोर के साथ, है ना, व्यापारियों के पास बनियाओं, मतलब अपने गांव में जो भी लोग वो देते थे रुपए, उनके पास अपने बच्चों को गिरवी रख देते थे। और फिर वो बेचारे इस डेप ट्रैप में फंस जाते, ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन,
और कई बार तो उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन उसके यहाँ फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसको बॉन्डेज लेबर कहते थे। इसका सबसे भयानक खतरनाक गंदा रूप होता था अपने बच्चों को गिरवी रखना, क्योंकि उसकी बेचारे की बच्चे की शुरुआत ही, बचपन ही उसमें बीता, किसमें, एज ए बॉन्डेज, पराधीन, कुछ से खुद से कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, ह्यूमन राइट वायलेशन। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने एक्ट के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट, बॉन्डेज लेबर एक्ट, और उसके द्वारा इसको बैन कर दिया कि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होगा बॉन्डेज लेबर नाम का चीज़, किसी को आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ठीक है, ईंट के भट्टों या कहीं पर भी, और स्पेशली फ्री में। ये लोग पता है क्या करते थे, मनी लेंडर फ्री में काम करवाते थे इनसे, कहते थे कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे रुपए लिए थे, अब तुम हमारे बॉन्डेज लेबर बन गए हो, ठीक है। तो अच्छा, उस चीज़ से बचने के लिए, रुपए कमाने के लिए बेचारे गरीब लोग फिर सिटी जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन, है ना। तो अब इनके साथ ना बेचारा हर जगह बुरा होता है, हर जगह, है ना। सिटी में गए, वहाँ पे भी बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ, लोकल लोगों ने इनको मारा पीटा और इनका शोषण करते हैं। फुल काम के बदले हाफ रुपए देते हैं ना, फुल रुपए नहीं देते थे। फिर बाद में गवर्नमेंट लाई मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, लेकिन वो तो बस कंपनियों में लागू होता है ना, इस्टेब्लिश, या फिर यू कैन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। बेचारे ज़्यादातर माइग्रेंट तो इनफॉर्मल में काम करते हैं, तो इनके साथ एक तो मारपीट और वो सब भी होता है, ठीक है। पहला हो गया मारपीट, और या यू कैन से इसको क्लैशेस, है ना। दूसरा हो गया इनको वेज डिफरेंस। तीसरा हो गया इनका एक्सप्लॉइटेशन, इसको एक्सप्लॉइटेशन भी कह सकते हैं ना, एक्सप्लॉइटेशन। और लो वेजेस, है ना। और फिर लास्ट का हो गया, इनके बच्चे भी बेचारे उसी कंडीशन में पलते हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो चाइल्ड एजुकेशन, नरिशमेंट, है ना, न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम होता है इनका, है ना, न्यूट्रिशन। और कई सारी प्रॉब्लम है। अब ऐसे करेंगे एक साथ कम से कम 20 प्रॉब्लम बन जाएंगी। आप भी एक आध प्रॉब्लम को सोचना और ज़रूर लिखना कमेंट में, वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये हमारी जो यूनिट थी, कौन सी यूनिट थी, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, ये ख़त्म होती है हमारी विद इन 37 मिनट। एंड इसके डिफरेंट पार्ट, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जैसे कि प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड पोवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, कोऑपरेटिव्स, ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। एंड उसके बाद आता है हमारा चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। फिर प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज एंड माइग्रेशन। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंसली इसको सुना, और आई होप आपने वीडियो को बीच बीच में पॉज करके खुद भी आंसर देने की कोशिश करी होगी। और कुछ चीज़ जो छूट गई है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इससे ये एक्टिव लर्निंग का पार्ट बनेगा। आपको भी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये अभी इसमें एक चीज़ की आप कमी देख रहे होंगे कि मैंने एक भी, है ना, एक भी स्कॉलर्स का नाम नहीं लिखा। वो मैंने डेलिब्रेटली नहीं लिखा है, क्योंकि उसको हम करेंगे, है ना, दूसरे स्टेप में करेंगे। पहले एक बार हमें क्या होता है ना, हमारा बेसिक समझ जाना चाहिए यार, इस यूनिट में क्या हो रहा है। अगर एक साथ ही इतनी इन्फो उड़ेल देंगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, ये स्कॉलर, वो आप पढ़ते लोगे, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, हाँ हाँ हाँ, मज़े आ गए, इतने सारे स्कॉलर्स, इतने सारे वो, हाँ अब तो मैं टॉप कर जाऊँगा। लेकिन दोस्तों बिलीव करिए, वो एक सस्ता नशा होगा एक तरीके से। क्या होगा वो? सस्ता नशा। ये हम तो देखते रहे, बस अपने अंदर उड़ेलते जा रहे हैं। अभी हम स्ट्रेटेजिकली पढ़ रहे हैं, पहले हमने बेसिक लेयर बनाई है, अब इस लेयर के बाद दूसरे डिवीजन में हम और कुछ करेंगे, जिससे हम टोटल हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, और हम सोशलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ना, बहुत अच्छा, टॉपर बन जाएंगे, टॉपर, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना है दोस्तों हमेशा इस पूरी जर्नी में, कि टॉपर बनना है हमें, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।